बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, चैलेंजेस फॉर एक्सपर्ट्स इन सऊदी अरेबिया। मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात करूँगा, एक्सपर्ट्स के ऊपर, क्योंकि हर बंदा जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में है, वो ये देखता है कि यार मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, तो मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ? क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन सब ममालिक के अंदर जो माशी हालात हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट हैं, राइट? तो इंसान अपनी अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छे काम करने के लिए वो यहाँ से देखता है कि यार मैं यहाँ से बाहर किधर निकल सकता हूँ, कहाँ जा सकता हूँ, राइट? सो लीगल एंड इमिग्रेशन चेक, सबसे पहले जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वहाँ पर है, मिडल ईस्ट के अंदर है, वो इनका कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम है। ठीक है ना? यानी कि हर किसी के पास ओपन वर्क, मतलब कि जो वर्क, वट एवर द वर्क परमिट इज, यानी कि जो उसका अकामा होता है या कफाला होता है, यू नीड दैट, विदाउट दैट यू कांट वर्क। नाउ इसको दूसरे ममालिक में वर्क परमिट भी कहा जाता है, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मिडल ईस्ट में होती है, वो ये होती है कि आपको बहुत ज़्यादा अपनी इस वर्क परमिट की, रहने की वहाँ पर फ़ीस देनी होती है। एक ज़माना था जब उसमें 100-200 रियाल थी, आज से 20-25-30 साल, 40 साल पहले। अब वो जो है हज़ारों रियाल में जा चुकी है। अगर एक बंदा है तो कम से कम उसकी 10 से 15 हज़ार रियाल उसकी सालाना अकामे की फ़ीस है, ये उसके वर्क परमिट की फ़ीस है। समटाइम्स एम्प्लॉयर देता है, समटाइम्स वो आपके ऊपर डाल देते हैं कि आप खुद करें, पहली चीज़। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत ज़्यादा आती है, अगर आपकी फैमिली है तो फैमिली मेम्बर्स का भी आपने खुद करना है या एम्प्लॉयर देगा। तो अब बहुत कम चांसेस हो गए हैं कि एम्प्लॉयर देता है, आम तौर पर आपसे निकलवाया जाता है कि आप खुद दें। तो फैमिली का मिडल ईस्ट में रहना, स्पेसिफिकली सऊदीया के अंदर, वो ऑलमोस्ट मुश्किल हो चुका है। एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी बेसिकली जो वो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, जैसे बाहर मुल्क में अगर आप जाएँ तो आपके पास एक पूरा मौका होता है कि अगर आपकी फैमिली, अगर आपके पास वर्क परमिट है तो आपकी बीवी बच्चों के पास भी वर्क परमिट आ जाता है, वो जाके काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होती हैं। बीवी आपकी अगर काम करना चाहे या कुछ भी करना चाहे, उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं होती, और बच्चों के पास सिर्फ स्टडी करने की कैपेबिलिटी होती है। इतना ट्रैवल फ्री करना, सब कुछ करना वो पॉसिबल नहीं होता है, राइट? रेजिडेंसी परमिट्स जो है वो अकामा, जैसे मैं कह रहा था, उसका रिन्यूअल जो प्रोसेस है वो बड़ा कम्बरसम है और बड़ा कॉस्टली है। ये लीगल इमिग्रेशन चैलेंजेस हैं, और यही ऑलमोस्ट सिमिलर कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई, सब में यही ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। आई मीन दे आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइंस। ठीक है? तो मिडल ईस्ट लॉन्ग टर्म पे रहने के लिए आपके पास वो जगह नहीं है। ये इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म डेस्टिनेशन, जिसमें आप कुछ अरसे के लिए रहकर वहाँ से आगे निकल सकते हैं। जब तक ये अपनी चीज़ें चेंज नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा, और ये चीज़ें चेंज नहीं करेंगे। ठीक है ना? मैंने अरबों के लिए भी एक प्रेजेंटेशन बनाई है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ कि अगर तुम लोग को वाकई में इनोवेशन पे काम करना, सब चीज़ों पे काम करना है, यू रियली नीड टू वर्क हार्ड इन टर्म्स ऑफ मेकिंग श्योर कि तुम्हारे पास वो सारी चीज़ें हों कि जिसकी वजह से तुम्हारे पास टैलेंट आए। ठीक है? तो अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हैं या किसी भी और ममालिक से हैं, दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू हैव। कल्चरल एंड सोशल अडैप्शंस, एक डिफरेंट सोसाइटी है, ठीक है ना? लैंग्वेज बैरियर है, लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन है। अरब अरब के साथ रहता है, अजम अजम के साथ रहता है। अरब का मतलब है वहाँ पर सऊदीया में सिर्फ सऊदीज़ हैं, अजम बाकी सारे अजम हैं। अब वो चाहे कहीं और का अरब हो, वो भी अजम में ही कहलाता है। दिस इज़ अनदर बिग प्रॉब्लम। अरब 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 अजम के साथ शादी नहीं कर सकता, या समटाइम्स वो कर लेता है, वट एवर द केसेस। हमारे ख़ानदान में ऐसे लोग हैं कि अरबों ने उनसे, औरतों से शादी कर ली, दे बिकेम नेशनल्स, उनके बच्चे नेशनल्स बन गए। मगर अगर अगर मर्द करता है अरब औरत से, तो दैट्स अनदर बिग प्रॉब्लम, वो नेशनलिटी नहीं मिलती। दिस अ टन ऑफ थिंग्स, और वो चेंज रूल्स जो है ना फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ठीक है ना? सो सोशल अडेप्शन, जब तक कल्चरल सोशल अडेप्शन नहीं होगा, तब तक ये सोसाइटी जो है कामयाब नहीं हो सकती। दीज आर द बैरियर्स, एंड आई एम टेलिंग यू द बैरियर्स बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड बिफोर यू मूव योर फैमिलीज आउट। ओके? सो ताकि आपको पता हो कि हो क्या रहा है। सबसे एक और, वीज़ा के बाद सोशल अडेप्शन तो एक अलग चीज़ है। सबसे जो बड़ा इशू आता है वो आपके एजुकेशन का आता है। आपके बच्चे हैं, एक्सट्रीमली लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप पब्लिक स्कूल्स को टैप इन नहीं कर सकते। अगर आप वर्क परमिट पे यूके में हैं या यूएसए में हैं, ठीक है ना,
यूएसए में या कनाडा में जो वेलफेयर स्टेट्स हैं, यहाँ पर आप अपने बच्चों को इन स्कूल्स में भिजवा सकते हैं, पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ काम कर रहे हैं, आपके पास रेजिडेंसी परमिट है, वर्क परमिट है, वट एवर द केसेस, वहाँ पर ऐसा नहीं है। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, फीसेस आसमानों से जारी होती हैं। सो मिडल ईस्ट हमेशा तुम लोगों के लिए एक लिमिटेड स्कोप रखता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तुम लोग फारिग नहीं हो, तुम लोग के पास बहुत काम के स्किल्स हैं। अगर तुम उसको थोड़ा सा इन्फ्यूज़ करो, तुम लोग कहाँ से कहाँ जा सकते हो। करिकुलम चैलेंजेस एक बहुत बड़ा मसला है। इसके ऊपर मैं एक पूरी अलग प्रेजेंटेशन है जो मैं बना के पेश करूँगा इंग्लिश में। और कल्चरल सेंसिटिविटी इन स्कूल्स, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो एक्सपैट्स अपनी फैमिलीज़ को वहाँ पर अगर लेकर भी आ जाएँ, तो सिवाय घर में रहने के, खाने-पीने के, और वो कुछ अपने बच्चों को या रिमोटली बिठा के पढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। इसके बाद जो सबसे बड़ा इश्यू आता है, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर इतना बड़ा इश्यू है कि इसके ऊपर मैं जितनी बात करूँ कम है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? हेल्थ केयर का यानी कि अभी मेरे कंपनी में एक साहब काम करते हैं, ठीक है ना? 38 साल से हैं वहाँ पर, वहीं पैदा हुआ, 38 साल का है बंदा। उसके जो ससुर हैं वो मदीना में, मस्जिद नबवी में मोर देन 2-3 डेकेड से काम करते आ रहे हैं, 20-30 साल उनको हो चुके हैं, इससे ज़्यादा, ठीक है ना? उनको हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक हुआ, उनकी सर्जरी होनी है। आज चौथा दिन है गालिबन, अभी तक सर्जरी नहीं हुई है, तीसरा चौथा दिन है। क्यों? इंश्योरेंस सिस्टम है। वेस्ट में अगर आप यूके में हैं या आप कनाडा में हैं, जब वेलफेयर स्टेट्स कहलाती हैं, वहाँ आपके पास हेल्थ केयर का सिस्टम होता है। यूएस में है तो आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी, मगर अभी तक इंश्योरेंस ने कवरेज ही नहीं दिया उसको। ये सर अमेरिका में भी नहीं हो सकता, आपको कवरेज ही नहीं दिया है। आप बैठे हुए हो, इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है? तो अरब के लिए एक अलग जो है ना, एक ज़माने में मेरे वालिद साहब बता रहे थे कि सबकी एक ही इंश्योरेंस होती थी, ठीक है? तो उसके बाद बादशाहों ने अलग कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि बादशाही निज़ाम है सारा। अब अरब के लिए एक अलग वो है, अजम के लिए एक अलग हेल्थ केयर है। दिस इज़ अनदर बिगर प्रॉब्लम। ये जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे। अगर आप बीमार होते हैं, आपको कोई मसला हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आपको अच्छी हेल्थ केयर मिल सके, राइट? एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है ना, क्योंकि वो कॉस्ट इतनी हाई है। अगर आपकी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस नहीं है, सब कुछ नहीं है, भूल जाएं आप। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या होती है? अगर आप बीमार हो गए, इंश्योरेंस कुछ कवर करती है, बाकी सारा आपके ऊपर डाल देगी। सो देयर इज अ ह्यूज कॉस्ट जो आपको कवर करनी है। आप कैसे करोगे? ठीक है ना? फैमिली इंश्योरेंस प्लान्स बहुत कम होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को और अपनी फैमिली को उसको कवर करती हैं, बाकी लोग कवर नहीं करते। और हेल्थ केयर सिस्टम को नेविगेट करना, वो जो मेरे साथ काम करता है, डायरेक्टर हमारी कंपनी में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, वो रियाद से मदीने गया है। क्यों? लैंग्वेज बैरियर। हॉस्पिटल में सब लोग अरबी में बात करते हैं, किसी को इंग्लिश या कोई और ज़बान नहीं आती, कोई और स्टाफ नहीं है, ठीक है? तो उसको ही बड़ा कमांड है अरबिक के ऊपर, तो वो वहाँ जाके कम्युनिकेट कर रहा है। उसके बावजूद भी वो उधर फंसे हुए। सो एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर। देखो, जब तुम कहीं इमिग्रेट करते हो ना, तो इमिग्रेट क्यों करते हो? अच्छे पैसे कमा लो, ठीक है ना, हेल्थ केयर अच्छी मिल जाए, बच्चों का एजुकेशन अच्छी मिल जाए, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा रख सको। ये सारी चीज़ें एक एक करके गिर जाती हैं, ठीक है ना? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये सब एक एक करके तुम्हारी चीज़ें गिर जाती हैं। और मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ सब। जाओ वेरीफाई कर लो, देख लो, सब कुछ कर लो। ये सारा डेटा वेरीफाइड डेटा है, ठीक है ना, जो हमने निकाल के इसके ऊपर किया है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पाउसेस में मैंने कहा कि तुम्हारी वाइफ जो है वो काम नहीं कर सकती। अगर वो चाहे, वो घर से बैठकर अपने इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक घर से बैठकर काम कर सकती है, मगर उसको उसकी बहुत लिमिटेड वो कैपेबिलिटीज़ होती है, वो नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उसको नहीं दी जाती। एम्प्लॉयर की हेजिटेंसी होती है कि यार नहीं, रिलक्टेंट होते हैं कि यार ये जो है ना बड़ा मसला हो जाएगा, हम इसको नहीं रख सकते, ये है वो फलाना। और अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, ये एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है? तो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हें चीज़ें पता हो कि व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है ना? ये एक दिस इज़ अ बिगर प्रॉब्लम।
कॉस्ट ऑफ लिविंग, मैंने कहा था ना, जब तुम लोग जाते हो बाहर तो ये इंसान सोचता है मैं पैसे जमा कर लूँ, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाए, हेल्थ केयर अच्छी मिल जाए, हाउसिंग अच्छी मिल जाए, कॉस्टिंग बढ़ती चली जा रही है। इट इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव एंड एक्सपेंसिव एंड एक्सपेंसिव एंड इट विल कीप ऑन गेटिंग एक्सपेंसिव। तो लिटरली इट डजेंट मेक एनी फाइनेंशियल सेंस टू गो टू द मिडल ईस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म पे तुम अकेले जाके सेटल करके कर सकते हो, लॉन्ग टर्म पे तुम वहाँ नहीं रह सकते। हाउसिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनल स्कूल फीस बहुत ज़्यादा है, यूटिलिटी कॉस्ट और सब चीज़ें सिग्निफिकेंट हैं। बिजली का वो कम भी हो जाए, दूसरी चीज़ें इकोनॉमिक, जब तक वो चीज़ें नहीं आएंगी, दीज थिंग्स विल कीप ऑन क्रीपिंग अप ऑन यू। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये सेविंग्स का एक बहुत बड़ा इशू है। एक बहुत इंसान जब सोचता है, जाता है ना, कहता है कि पैसे जमा कर लूँ, अच्छा सा घर बन जाए, बच्चों की एजुकेशन हो जाए, हेल्थ केयर हो जाए, ठीक है ना, पैसे जमा कर लूँ। वो जो सेविंग्स हैं वो रिस्ट्रेन होती चली जा रही हैं। जॉब इनसिक्योरिटी ऐसी होती है, आज काम करो, नेक्स्ट डे आए घर चले जाओ, कोई 30 डे का नोटिस नहीं है, कोई 60 डे का नोटिस। कुछ कंपनीज फॉलो करती हैं, कुछ कंपनीज नहीं करती, मेजॉरिटी कंपनीज ये काम नहीं करती। ठीक है ना, मैं नहीं कह रहा। Expats in Saudi Arabia may face job instability due to the country's dependency on volatile oil economy. फॉरन फॉरन वो पॉलिसीज चेंज करते हैं, सऊदियों को ले आओ, सऊदियों को ले आओ। अभी मैं सऊदियों के लिए इंग्लिश में बात करूंगा, अरबी में उनके पास जाएगी। ठीक है ना, उनके पास सबसे बड़ा जो इशू है, यूनिवर्सिटीज़ उनको तैयार नहीं करनी जॉब मार्केट के हिसाब से, जॉब मार्केट में बैठ नहीं पा रहे, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है सऊदियों में। दैट्स अनदर रीज़न। और वो नहीं पढ़ना चाहते, नहीं करना चाहते। इट्स अ बिग चैलेंज। वो इसलिए कि उनको पता है कि यार मैं पढ़ भी लूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। ठीक है ना, सो तुम्हें बहुत मुश्किल होगी किसी किस्म की कोई सेविंग करने में। तुम्हारा सारा खर्चा जो है, सारी तनख्वाह जो है, वो घर में निकल जाएगी। हेल्थ केयर का कोई मसला हो गया, बच्चा बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें निकल जाएगा। ठीक है, घर वाले बीमार हो गए, कोई ऑपरेशन किसी करना, कुछ भी हो, उसमें निकल जाएगा। स्कूलिंग तुम वहाँ दे ही नहीं सकते, बहुत एक्सपेंसिव है, तुम अगर दोगे तो सारा खर्चा उसमें निकल जाएगा। सेविंग तुम वहाँ कर नहीं सकते, देन व्हाई यू लिविंग देयर? व्हाई? दैट इज द क्वेश्चन। व्हाई डू यू कीप ऑन पुशिंग योरसेल्फ टू लिव देयर फॉर लॉन्ग टर्म? क्यों करना चाहते हो? ये विजन 2030 के ऊपर तो मैं बहुत ज़्यादा, मेरी क्रिटिक है। ठीक है ना, वो सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स फेल हो रहे हैं बिकॉज इन लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है, जो है ना, रेगिस्तानों में लकीर बना के सिटी बना देना, बड़े से बड़ा काम करना, बड़े से बड़ा धमाका करना। ठीक है ना, दैट्स अनदर बिगर प्रॉब्लम। जब तक ये अपनी अना और सब चीज़ों को ख़त्म करके ग्राउंड रियलिटीज़ में आके बात नहीं करेंगे, इनको वेस्टर्न बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और इनसे पैसे लेके जाते रहेंगे, और यही हो रहा है। सो सऊदीआइजेशन पॉलिसीज़ बहुत तेज़ी के साथ आ रही हैं। बंदे टैलेंटेड नहीं है, ट्रेन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और वो वहाँ पर उनको पुश किए जा रहे हैं कि जॉब ढूंढो, जॉब ढूंढो। एम्प्लॉयज़ रिलक्टेंट हैं इनको रखने के लिए, वो एक्सपर्ट्स को रख लेते हैं क्योंकि कम से कम एक्सपर्ट्स कुछ एक्सपीरियंस और कुछ चीज़ें लेकर आ रहा है, और सऊदी इतना काम नहीं करेगा। प्राइवेट कंपनीज जो वहाँ काम कर रही हैं, जब तक वो एक पूरा एक अच्छा माहौल नहीं बनाएंगे, नो वन इज़ गोइंग टू कम देयर एंड स्टडी और वर्क और वट एवर द केस। स्टडी तो दूर की बात है। तो ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो फ्लक्चुएट कर रही हैं। ये पूरी इंडस्ट्री जो है ऑयल पे डिपेंडेंट है, ग्लोबल। उसमें अगर ऑयल गिरता है, इनके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, देन दे स्टार्ट स्क्वीजिंग पीपल। सो तुम लोगों को कोई, ये भूल जाओ, टैक्स वैक्स ये सब चीज़ें, टैक्स सब चीज़ें लग रही हैं, हर चीज़ पे HST GST उनका अपने टैक्सेस लग रहे हैं, सेल्स टैक्स, सब सब चीज़ें लग रही हैं। सो ये एक अनस्टेबल इकोनॉमी है। इसको स्टेबल किया जा सकता है, मगर उसके लिए सेपरेट पॉलिसीज़ हैं जिसके ऊपर आपको रखना है। एक्सट्रीम हीट चैलेंजेस एक अलग मसला है। कंसर्न अबाउट रीजनल टेंशन एक बहुत बड़ा इशू है। एक्सट्रीम हीट चैलेंजेस से ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा जो बड़ा मसला है, वो कंसर्न अबाउट रीजनल टेंशन है। ये रीजन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। उसकी वजह ये है कि ये आर्टिफिशियल कंट्रीज़ हैं जो बाद में बनी थी। फ्रेंच और ब्रिटिश ने इसको बनाया था 1924 के बाद। ये कुछ ख़ानदान थे जिन्होंने मिलकर कंस्पायर किया अगेंस्ट द टर्किश खिलाफा, द मुस्लिम खिलाफा। ठीक है ना, वट एवर इट वॉज स्टिल अ खिलाफा। इन्होंने कंस्पायर किया, बनाया। नाउ दे कांट कंट्रोल दीज कंट्रीज एनी मोर, दे कांट मैनेज दीज कंट्रीज प्रॉपरली। ठीक है ना, नहीं हो रहा उनसे। वेस्टर्न बहुत आगे कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर ज़्यादा मैस बन गया है। ठीक है,
एंड दिस विल कीप ऑन हैपनिंग। सो तुम लोगों को ये तमाम चीज़ों के लिए हिसाब किताब करके सोचना चाहिए कि हम क्या करें, व्हाट डू वी हैव टू डू, व्हाट डू वी हैव टू डू, कि हम लोग ऐसा क्या काम करें कि हमारे मसले सारे ये हल हो सकें। ठीक है। सो अगर तुम्हारे पास, अगर तुम प्रोफेशनल हो, अगर तुम प्रोफेशनल हो और तुम चाहते हो कि यार मैं जो है ना इस पे काम करूं, और मैं इस तरह का काम करूं यार कि ना अ, मेरे मैं ना सिर्फ मैं सेटल हो सकूं बल्कि मेरे बच्चे भी सेटल हो सकें, सब कुछ हो सकूं, तुम्हारे पास कंसिडर योर सेल्फ एज अ टेम्पररी गेस्ट इन मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में तुम एज अ टेम्पररी गेस्ट आए हो। आप सब लोग हाथ में हाथ उठा सकेंगे, मैं सवाल का जवाब को दे सकूंगा। ठीक है। सो कंसिडर योर सेल्फ एज अ टेम्पररी गेस्ट। अगर तुम प्रोफेशनल हो, तुमने मास्टर्स किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है, एक्सपीरियंस भी तुम्हारे पास है, अगर तुम चाहते हो कि तुम यहाँ से G20 कंट्रीज़ की तरफ चले जाओ, कुछ अरसे काम कर लो, 5 6 साल 10 साल मैक्सिमम के अंदर तुम अपना पासपोर्ट वगैरह सब कुछ कर कर आके, सिर्फ यूएस में 15 साल लगते हैं, 10 से 15 साल। ठीक है। बाकी तमाम कंट्रीज़ में 10 साल के अंदर अंदर, 7 साल 8 साल के अंदर तुम्हारा पासपोर्ट हो जाता है। मेजॉरिटी जब तुम्हारे पास हो जाए, तुम्हारे पास ग्लोबल मोबिलिटी बन जाए, तो फिर तुम दुनिया में जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। ये रास्ता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें कवर्ड हैं, मल्टीपल एरियाज कवर्ड हैं, जो तुमको इस काबिल बना देते हैं कि तुम्हें अगर कंट्रीज़ के अंदर इमिग्रेशन भी अप्लाई करनी है, उसी के हिसाब से डिज़ाइंड है, उन्हीं के हिसाब से डिज़ाइंड हुआ हुआ है। तो तुम इसके साथ ये पढ़कर, अगर तुम्हारे पास 2 साल का टाइम है, तुम चाहते हो कि यार मैं बस 2 साल मेरे ये हैं, इससे आगे मुझे कुछ नहीं करना, बस अब मैंने तय कर लिया कि मुझे ये करके यहाँ से निकलना है, फॉलो दिस पाथवे एंड यू विल बी सक्सेसफुल। तुम निकल जाओगे यहाँ से। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। अगर तुम बैचलर्स और मास्टर्स कर चुके हो, फ्रेशली किया है तुमने, बिल्कुल फ्रेशली किया है, और तुम सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, डिप्लोमा इन आईएल्स करके जॉब पकड़ लो। 1 साल लगेगा मिनिमम, मैक्सिमम 1.5 साल लगेगा, ख़त्म करके तुम्हें पूरी 100% जॉब गारंटी के साथ हम तुम्हें वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तुम आधे रास्ते में ही, तुम पढ़ते पढ़ते ही तुम काम पे लग जाओगे। दैट्स व्हाट यू कैन डू। अगर तुमने 12वीं जमात की हुई है या तुम बैचलर्स के पहले साल में हो, छोड़ दो बैचलर्स, कोई फ़ायदा नहीं है। 2+1 HND करो। +1 का मतलब है बाहर जाके पढ़ो इंटरनेशनल कंट्री में। 2 साल तुम्हें 2 डिप्लोमा मिलेंगे, HND लेवल 5, AI ऑप्स लेवल 6, बैचलर्स करने यूएस चले जाओ, बैचलर्स करने यूके चले जाओ, बैचलर्स करने कनाडा चले जाओ, बैचलर्स करने जर्मनी चले जाओ, जापान चले जाओ, भाई कहीं भी चले जाओ, उन जगह से निकल जाओ। उन कंट्रीज़ में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये सब जब तक वहाँ करप्शन रहेगी, और जब तक वहाँ पर ये सारी जो लेगेसी, जो ना रॉयल फैमिलीज बैठी हैं, बैठी रहेंगी, नथिंग विल हैपन। यू कैन नॉट, तुम चांस नहीं ले सकते अपनी फैमिली का इन लोगों के ऊपर या इन इकोनॉमीज़ के ऊपर, बिकॉज ये हमेशा फ्लक्चुएट करती रहेंगी। तुम में से यहाँ पर मुझे कोई ऐसा बंदा, मुझे कोई ला के दिखा दे, ठीक है, कि जो मिडल ईस्ट में से पूरी ज़िंदगी गुजार दी और उसको जो है ना 5 साल के बाद चलो मिल गया, या 10 साल के बाद मिल गया, तो मैं कहता हूँ चलो 20 साल 25 साल 40 साल 50 साल के बाद उसको नेशनलिटी मिल गई, नहीं मिलती। अगर 1 लाख लोग हैं ना, 1 लाख में से 10 लाख, 10 सिर्फ 10 को मिलेगी, बाकी जो है ना 1,99,990 जो है वो, मतलब कि समझो कि 99,990 जो हैं, 1 लाख में से सिर्फ 10 निकल गए, बाकी सब के सब वापस जा रहे होंगे। तुम्हारे बच्चे भी वापस जा रहे होंगे। वो पूरी ज़िंदगी उन्होंने बाहर गुजार दी, उनको कोई अंदाज़ा नहीं है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ये कोई यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ नहीं हैं। पहली बात तो ये समझ लो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज की थिंग्स। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द की फैक्टर्स। कहीं और से बैचलर्स करना तुम्हारे लिए बेकार है। कहीं और से तुम लगा लो 4 साल, 3 साल लगा लो, बेरोजगार बैठे रहोगे। ये तुम्हें 71 तुम्हें डिप्लोमा HND 70+ कंट्रीज में लेके जा रहा है। दूसरा डिप्लोमा एजुकॉल का तुम्हें जॉब पे बिठा रहा है, तुम्हें मार्केट के लिए तैयार कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, 70+ डिसिप्लिन के अंदर तुम्हें तैयार कर रहा है। और तुम्हें क्या चाहिए? थिंक बिग, नॉट थिंक लिमिटेड कि यार मुझे क्या करना है, बिकॉज ये हालात यहाँ पर ऐसे रहेंगे। बट द पाथवे रिक्वायर्स सेक्रीफाइस एंड कमिटमेंट
2 years, 2 years लगाओगे, +1 के लिए बाहर निकल जाओ, दैट्स बेटर। बाहर निकल जाओ, रिमोट काम कर लो, जो भी करना, रिमोट डिग्री कर लो, अगर नहीं करना, रिमोट डिग्री बैठ के भी तुम कर सकते हो, स्टिल द सेम ऑप्शन। रिमोट डिग्री करने के बाद फिर तुम वहां पर जाके अप्लाई कर लो जॉब को, यू स्टिल बी एबल टू गेट इट। जिन्होंने 10 जमातें पढ़ी हैं या 11वीं कर रहा है, छोड़ दो, 11वीं को फ़ायदा नहीं है, अगर पूरी हो गई तो एक अलग बात है, फिर 12वीं 12th ग्रेड वाला तुम करो। लेकिन अगर तुमने 10वीं की है, 4+1, बी टैक 2 साल का है और 2 साल का HND है, +1 इंटरनेशनली, एयर 1 +1 एयर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ो। तुम यहाँ पर 16 साल के हो गए, 16 साल के ना, मैट्रिक करता है इंसान, 16 साल का होता है, 15-16 साल के हो गए। 4+1 का मतलब है 5 साल, तुमने 4 साल पढ़ा, बाय द टाइम तुम 20 के हुए, 21 में, तुम 20 में जब तुम पहुंचोगे, तुम बाहर बैठे हुए होगे, यू विल बी आउटसाइड इंटरनेशनली डूइंग योर लास्ट ईयर ऑफ बैचलर्स, हैव ऑल द स्किल्स। इन 2 सालों में ही तुम्हारी नौकरी हो जाएगी, एयर 2 के अंदर ही तुम्हारी ROI मिल जाएगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो तुमने पैसा लगाया है। अभी एयर 3 में पैसा भी नहीं लगाया, एयर 4 में तुमने पैसा भी नहीं लगाया, तुम बैठ जाओगे। अपने बच्चे तुम्हारे मिडिल ईस्ट में बैठे हुए, इस पाथ पे उनको डाल दो। तुम्हारे लिए पाथ ये वर्किंग प्रोफेशनल वाला है, तुम्हारे लिए पाथ बैचलर्स और मास्टर्स वाला है, बच्चों के लिए पाथ 12th ग्रेड वाला है, या जिन्होंने सिर्फ 12 जमातें पढ़ी उनके लिए भी है। अगर तुम्हारा बच्चा 10वीं में है, या तुम लोगों से किसी ने 10वीं पढ़ी हुई है, तुम्हारे पास पाथवे है, बट ऑफ कोर्स मेहनत है, टाइम लगाना है, सब कुछ है। 8वीं जमात की है, यू कैन स्टिल डू इट, 5+1, 1 साल O लेवल है, छोड़ दो 9वीं, छोड़ दो 10वीं, 1 साल का O लेवल करो, फिर तुमने बी टैक करना 2 साल का, 2 साल का HND है, AIOPS के साथ ही है, दिस इज 5+1। 8वीं जमात में बच्चा 14 साल का होता है, बाय द टाइम वो 19 का होगा, वो बाहर बैठा हुआ होगा, यहाँ उसके पास ज़्यादा टाइम बच रहा है, इज मच फास्ट, मच मोर फोकस्ड व्हाट ही नीड्स टू डू। सो दुनिया में अगर तुम्हें जॉब्स पकड़नी है, कुछ भी करना है, दिस इज़ द ओनली पाथवे फॉर योर सक्सेस। मैं तो कल रात को एक जगह बैठा हुआ था, बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हो रही थी, तो कोई अमेरिका से आया हुआ था, कोई कहाँ से आया हुआ था, ठीक है ना, सब कनाडा में आके बैठे हुए थे। मैंने कहा भाई तुम क्यों आए? कह रहा है कि 10 साल रहा, MBA किया अमेरिका में, 1 साल का वर्क परमिट मिला, उस ज़माने में 2 साल मिलता था, अब 1 साल उन्होंने कर दिया। मैंने कहा आप 3 साल के सिर्फ वो उनको देते हैं जिन्होंने स्टेम डिग्रीज में किया हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटीज़ में। तो मैंने कहा तुमने नेशनल वेवर क्यों नहीं अप्लाई किया? कह रहे मैं MBA किया हुआ था, इसलिए मेरा कोई फ़ायदा नहीं था, MBA में मुझे नहीं दे रहे थे। तो मैं SAP का कंसल्टेंट बन गया, मैंने इसमें मेहनत की, सब कुछ किया, 10 साल मैंने काम किया, एम्प्लॉयर के H1B फाइल करना था, जिस दिन फाइल पहुंचनी थी उसने एक नेक्स्ट डे पहुंचाई, मेरा टाइम मिस हो गया, उन्होंने मेरी फाइल बंद कर दी। मैंने कहा यार तुमने 10 साल काम किया, लाखों डॉलर टैक्स पे किया, तुम्हारी फाइल बंद कर दी। किसने कहा? हाँ, मैं क्या करता? मैंने उसके साथ साथ ना कनाडा के लिए यहाँ डाला हुआ था, मैंने कनाडा हो गया, मैं यहाँ पर आ गया। बारिश आदमी था, मेरे साथ बैठा हुआ था, बड़ी बेटी है उसकी, मुझसे पूछा था मैं अपने बच्चों के लिए क्या करूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में सैप का कंसल्टेंट है, मोहिउद्दीन, इंडिया से उनका ताल्लुक है, हैदराबाद से, ठीक है। सो मैंने उसको बताया कि तुम्हारे लिए बच्चियों का ये पाथवे है। कह रहे यही चीज़ तो मुझे फॉलो करवानी है उनसे, बिकॉज हम यहाँ पर ख्वार हो गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि अमेरिका उतरो, बैकअप प्लान कनाडा, UK उतरो, बैकअप प्लान कनाडा, फर्स्ट डेस्टिनेशन US, सेकंड डेस्टिनेशन UK, बैकअप प्लान तुम्हारा कनाडा होना चाहिए। ये 3 कंट्रीज हैं दुनिया में जो स्टेबल इकोनॉमी है, सब कुछ है। तुम्हारे पास स्किल्स हैं, तुम यहाँ जॉब पे बैठे होगे, स्किल्स नहीं होंगे, कोई जॉब पे नहीं बैठ सकोगे। चाहे तुम अपने पास से MBA करके ले आओ, कुछ भी करके ले आओ, तुम्हें नहीं मिलेगा। यहाँ जॉब्स हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में जॉब्स हैं, अमेरिका, कनाडा, UK, सब जगह मिलियंस में जॉब्स मौजूद हैं, मगर उसकी एक ख़ास तालीम तुम्हें चाहिए, ख़ास स्किल्स चाहिए, वही हम तुम्हें यहाँ पढ़ाते हैं। दूसरा बंदा यहाँ से अमेरिका, इंडिया से फैमिली गई गुजरात से, ठीक है, L1 किया हुआ था, L1 जाके विजिट वीज़े पे गए, L1 बिजनेस खरीद लिया, अब बिजनेस $1 मिलियन का पड़ता है। तो उसने कहा आपको कैसे पता चला $1 मिलियन का पड़ता है? मैंने कहा मैं अपनी कंपनी, जो हमने सेकंड, जो फोर्थ कंपनी हम खोल रहे हैं, तो वो US में रजिस्टर करवा रहे हैं, तो उसके लिए मैं करवा रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है। उसने कहा अच्छा। तो उनमें से किसी को नहीं पता था कि मैं क्या करता हूँ, क्या है क्या नहीं है। जब मैंने उनसे बातचीत करना शुरू की, सब कुछ किया,
तो उन्होंने कहा कि हम अपने सब बच्चों को, हम आवाज़, उन्होंने कहा कि हमें डालना है इसके ऊपर। सो द पॉइंट आई एम टेलिंग यू इज़ दिस इज़ द रियलिटी। तुम लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है, ठीक है? तुम लोगों के पास सब चीज़ें हैं, पढ़ाई का रास्ता है, तालीम का रास्ता है, थोड़ी-सी मेहनत करो, सब कुछ करो, यहाँ से बाहर निकल सकते हो। अब तो उन्होंने नेशनल वेवर शुरू कर दिया है, अब उन्होंने ईबी वीज़ा शुरू कर दिए हैं, तुम्हारे पास अनलिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, तुम उस चीज़ का शिकार नहीं हो सकते कि तुमने H1B पकड़ा, फँस गए, मिस हो गया, डेडलाइन मिस हो गई, तुम रुल गए। So there's a ton of things you can do, but you have to plan yourself accordingly.